अभी द विजन की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का स्वागत है। हम लोग यूपी SSSC द्वारा आयोजित पेट परीक्षा के लिए सामान्य अध्ययन, सामान्य जागरूकता और करंट अफेयर्स के लिए प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस सेट 5 देखेंगे। तो चलिए हम लोग प्रश्नों को शुरू करते हैं और देखते हैं आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। पहला प्रश्न पूछा गया है, किस समिति के कार्य ने पूरे देश में पंचायती राज संस्थाओं के प्रारंभ के लिए मंच स्थापित किया। ऑप्शन दिया गया है भानु प्रताप सिंह समिति, बलवंत राय मेहता समिति, श्री रंगराजन समिति या फिर अरविंद मायाराम समिति। इसमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बलवंत राय मेहता समिति। देखिए, सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत 1952 में की गई थी और जब इसकी असफलता के बाद भारत सरकार ने 1957 ईस्वी में बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया तो उसने अपनी रिपोर्ट 1958 में सरकार को सौंपी थी। इस समिति ने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की सिफारिश की, जिसे पंचायती राज कहा गया। इसकी सिफारिशों के अनुसार पंचायती राज के 3 स्तर ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला पंचायत का गठन किया गया। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा इसे संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ था और यह व्यवस्था कब लागू की गई? तो यह प्रभावी हुआ था 24 अप्रैल 1993 से। इसलिए प्रत्येक वर्ष 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस भी मनाया जाता है। आइए प्रश्न संख्या 2 देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 2 में पूछा गया है, लोकसभा या विधानसभा चुनाव में खड़े होने के लिए उम्मीदवार की आयु कम से कम कितनी वर्ष होनी चाहिए? 23 वर्ष, 21 वर्ष, 25 वर्ष या फिर 18 वर्ष। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 25 वर्ष। देखिए, लोकसभा या विधानसभा में चुनाव में खड़े होने के लिए जो उम्मीदवार की न्यूनतम उम्र होती है कितनी होती है? 25 वर्ष। जबकि पंचायत चुनाव में खड़े होने की जो न्यूनतम वर्ष होती है कितनी होती है? वह 21 वर्ष होती है। आइए प्रश्न संख्या 3 देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 3 में पूछा गया है, 2001 और 2011 की जनगणना के बीच भारत की जनसंख्या में कितने % की वृद्धि हुई? 20.70%, 17.7, 14.4 या फिर 24.4। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 17.70%। ठीक है। देखिए, हाल ही में एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी जिसके अनुसार भारत की जो जनसंख्या है वो विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या उसमें हो गई है भारत की, और चीन दूसरे स्थान पर पहुंच गया है। भारत का क्षेत्रफल जो है कि पूरे विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% है। कितना है? 2.4% है। जबकि भारत में जो निवास करने वाली जनसंख्या है वो पूरे विश्व की जनसंख्या की तुलना में कितनी है? 17.5%। कितना है? 17.5%। ठीक है। आइए प्रश्न संख्या 4 देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 4 में पूछा गया है, निम्न में से कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील नहीं है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई या फिर विटामिन के। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्या पूछा? विटामिन वसा में घुलनशील नहीं है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विटामिन सी। विटामिन सी क्या है? वसा में घुलनशील नहीं है, बल्कि किसमें है? जल में घुलनशील है। जल में घुलनशील 2 विटामिन है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी। बाकी जो वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन सी है? तो विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। आइए प्रश्न संख्या 5 देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 5 में पूछा गया है, विद्युत बल्ब के फिलामेंट को बनाने के लिए सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली सामग्री कौन सी है? क्रोमियम, टंगस्टन, प्लेटिनम या फिर निकल। तो इसका राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, टंगस्टन। ठीक है। देखिए, विद्युत बल्ब के आविष्कार की बात करें तो इसका आविष्कार किसने किया था? थॉमस एल्वा एडिसन। आप लोगों को पता होगा। टंगस्टन एक उच्च गलनांक वाली धातु होती है, अतः इसका उपयोग विद्युत बल्ब के फिलामेंट में किया जाता है। आइए प्रश्न संख्या 6 देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 6 में पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया एक रासायनिक परिवर्तन है? पौधों में प्रकाश संश्लेषण, मोम का पिघलना, पानी का संगठन या पौधों में वाष्पोत्सर्जन। तो राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, पौधों में प्रकाश संश्लेषण क्या है? एक रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है। पदार्थों में होने वाले ऐसे परिवर्तन जिनमें पदार्थ के अणुओं का रासायनिक संगठन अथवा अणुओं की आंतरिक संरचना में परिवर्तन होता है, उसे क्या कहते हैं? उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। और यह परिवर्तन कैसा होता है? यह अस्थायी होता है, परमानेंट होता है। आइए प्रश्न संख्या हम लोग 7 देखते हैं। प्रश्न संख्या 7 में पूछा गया है, हमारे पेट में स्थित पाचन रस में मुख्य रूप से क्या होता है? गंधक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या फिर एसिटिक अम्ल। तो राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा? राइट आंसर इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। पाचक रस क्या होता है कि जटिल पदार्थों को सरल रूप में बदल देते हैं। ठीक है। आमाशय की जठर ग्रंथियों से जठर रस स्रावित होता है, जिसमें मुख्य रूप से हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिन, रेनिन और गैस्ट्रिक लाइपेज पाचक रस पाए जाते हैं। आइए प्रश्न संख्या हम लोग 8 देखते हैं। प्रश्न संख्या 8 में पूछा गया है,
परमाणु बम बनाने के लिए सामान्यतः निम्नलिखित में से किस तत्व का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन दिया गया है हीलियम, रेडियम, यूरेनियम या फिर एक्टिनियम। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसमें से सी हो जाएगा, यूरेनियम। ठीक है। परमाणु बम किस पे आधारित होता है? तो परमाणु बम नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर आधारित होता है। आप लोगों को पता होना चाहिए, यहाँ से भी प्रश्न परीक्षा में पूछा गया है। ठीक है, नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन दोनों को याद रखिएगा। परमाणु बम किस पे आधारित होता है? नाभिकीय विखंडन पे, और इसमें अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया कराई जाती है। चलिए प्रश्न संख्या 9 देख लेते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 9 में पूछा गया है, अशोक का सिंह चतुर्मुख स्तंभ शीर्ष में एक स्तंभ पर था, कहाँ पे था, किस स्थान पे था? कन्नौज, गौतम बुद्ध नगर, संभल या फिर सारनाथ। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा चारों में? इस चारों में राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सारनाथ। ठीक है, अशोक का जो सिंह चतुर्मुख स्तंभ शीर्ष है सारनाथ से लिया गया है। इस स्तंभ में 4 सिंह पीठ से पीठ सटाकर खड़े हुए हैं और इसे ही भारत सरकार ने राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में स्वीकार किया है। प्रश्न संख्या 10 देखते हैं। प्रश्न संख्या 10 में पूछा गया है, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856, जिसे अधिनियम 15/1856 भी कहा जाता है, 26 जुलाई 1856 को लागू हुआ, जिसे लॉर्ड द्वारा पारित किया गया। किसके द्वारा पारित किया गया था? हार्डिंग, ऑकलैंड या कैनिंग या मेटकॉफ। तो राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा? राइट आंसर इस पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कैनिंग। ठीक है, देखिए हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 26 जुलाई 1856 को लागू हुआ था और यह अधिनियम कैनिंग द्वारा पारित किया गया था। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से पारित हुआ था। यहाँ से भी प्रश्न पूछा गया है। अगर प्रश्न इस तरह से पूछा जाएगा कि हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके प्रयासों से लागू किया गया, तो इसमें आपका ईश्वरचंद्र विद्यासागर का भी नाम आ सकता है। तो राइट आंसर विद्यासागर भी हो सकता है। चलिए प्रश्न संख्या 11 देखते हैं। प्रश्न संख्या 11 में पूछा गया है, भारत छोड़ो आंदोलन या अगस्त आंदोलन 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी द्वारा अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के सत्र में चलाया गया एक आंदोलन था। किस सत्र में, किस सेशन में चलाया गया आंदोलन था? सूरत, मुंबई, भोपाल या उज्जैन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मुंबई। देखिए अबुल कलाम आज़ाद की अध्यक्षता में 7 अगस्त 1942 को कांग्रेस की बैठक बम्बई के, उस समय से बम्बई के नाम से जाना जाता था मुंबई को, बम्बई के ग्वालियर टैंक नामक मैदान में की गई थी। और यहीं पर 8 अगस्त 1942 ईस्वी को गांधी जी के भारत छोड़ो प्रस्ताव को कांग्रेस कार्य समिति ने स्वीकार कर लिया था। जिसके उपरांत क्या हुआ कि 9 अगस्त को इस आंदोलन को शुरू करने की बात कही गई थी, लेकिन 9 अगस्त को आंदोलन शुरू होने से पहले ही अंग्रेज़ों ने ऑपरेशन जीरो के तहत क्या किया, सभी जितने भी महत्वपूर्ण नेता थे उन्हें गिरफ्तार कर लिया। चलिए प्रश्न संख्या 12 देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 12 में पूछा गया है, 1928 के बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व ने किया था, किसने किया था? लाला लाजपत राय, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू या फिर बिपिन चंद्र पाल। तो राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल। देखिए बारदोली सत्याग्रह एक किसान आंदोलन था और ये कहाँ है? गुजरात में है। इस आंदोलन में सरदार पटेल ने लगान वृद्धि का विरोध किया था और बारदोली की महिलाओं ने ही वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि प्रदान की थी। किसके कहने पर दिया था? गांधी जी के कहने पर वहाँ की महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। आइए प्रश्न संख्या हम लोग देखते हैं 13। प्रश्न संख्या 13 में पूछा गया है, भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? 13,400 किलोमीटर, 11,600 किलोमीटर, 9,800 किलोमीटर या फिर 15,200 किलोमीटर। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 15,200 किलोमीटर। ठीक है, भारत के कुल तटीय भाग की लंबाई कितनी है? अगर तटीय भाग की बात करें कुल, तो 7,516.6 किलोमीटर है। जबकि मुख्य भूमि की तटीय भाग की लंबाई है 6100 किलोमीटर। कितनी है? 6100 किलोमीटर। अगर भारत के दक्षिण से उत्तर से दक्षिण की बात करें कि इसकी जो विस्तार हो कितना है, तो उत्तर से दक्षिण का विस्तार हो 3214 किलोमीटर है। अगर पूर्व से पश्चिम की बात करें, पूर्व से पश्चिम में भारत का विस्तार कितना है, तो आपका है 2933 किलोमीटर। अब आइए प्रश्न संख्या 14 देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 14 में पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है? मीथेन, नाइट्रोजन, जलवाष्प या फिर कार्बन डाइऑक्साइड। तो राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन क्या है? नाइट्रोजन एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है। सबसे अधिक उत्सर्जन की बात करें ग्रीन हाउस गैस में तो किसका होता है? कार्बन डाइऑक्साइड का होता है। सबसे अधिक क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड होता है। प्रश्न संख्या 15 देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 15 में पूछा गया है, निम्न में से किस प्रकार के कोयले में सबसे अधिक कार्बन सामग्री होती है? यानी सबसे अच्छा कोयला कौन सा होता है? बिटुमिनस, लिग्नाइट, पीट या एंथ्रासाइड। तो इन चारों में राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन में डी हो जाएगा, एंथ्रासाइड। एंथ्रासाइड में कार्बन की बात करें तो इसमें कार्बन की मात्रा कितनी होती है? 80 से 95,
55%, ठीक है। और बिटुमिनस की बात करें तो बिटुमिनस में कितना होता है, इसमें 56 से 65%। और लिग्नाइट में बात करें तो लिग्नाइट में कितना होता है, लिग्नाइट में होता है 45 से 55%, 45 से 55%। पीट में कार्बन की मात्रा बहुत नगण्य होती है, इसको जलाने पे केवल धुआं निकलता है, ठीक है। प्रश्न संख्या 16 देखते हैं। प्रश्न संख्या 16 में पूछा गया है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस में सल्फेट का एक महीन सफ़ेद पाउडर होता है, किसका होता है, सोडियम सल्फेट का, कैल्शियम सल्फेट का, मैग्नीशियम सल्फेट या फिर बेरिलियम सल्फेट। तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसमें राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कैल्शियम सल्फेट, ठीक है। कैल्शियम सल्फेट का एक महीन सफ़ेद पाउडर होता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 17, रक्त स्कंदन यानी कि रक्त का जो थक्का होता है के लिए आवश्यक है, क्या आवश्यक है, फोलिक अम्ल, पोटेशियम, विटामिन के या फिर आयरन, इसमें से कौन सा इंपॉर्टेंट है रक्त का थक्का जमने के लिए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसमें राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विटामिन के। विटामिन के की कमी से क्या होता है कि रक्त का थक्का नहीं जमता है। इसकी कमी से हड्डियों में कमजोरी हो जाती है, जिससे ऑस्टियोपोरोसिस नामक रोग हो जाता है। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या होता है, फिलाक्विनोन, ठीक है। आइए प्रश्न संख्या 18 देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 18 में पूछा गया है, प्रश्न संख्या 18 में पूछा गया है कि निम्न में से कौन से वंश ने भारत के दक्षिण भाग पर शासन नहीं किया था। चेर, पांड्य हो गया यहाँ पे, राजपूत या फिर चोल। तो राइट आंसर इन चारों में से क्या हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, राजपूत। देखिए राजपूतों ने दक्षिण भारत पर शासन नहीं किया था, राजपूतों ने कहाँ में शासन किया था, उत्तर भारत और मध्य भारत में। उत्तर भारत की बात करें राजस्थान, दिल्ली, पंजाब, और मध्य भारत मतलब मध्य प्रदेश इत्यादि, मतलब इन सभी राज्यों में राजपूतों ने शासन किया था। प्रश्न संख्या 19 देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 19 में पूछा गया है, प्रश्न संख्या 19 में पूछा गया है कि उस सबसे बड़े देश का नाम बताएं जिसकी सीमा में एक भी नदी नहीं बहती है। चलिए संयुक्त अरब अमीरात होगा यहाँ पे, सऊदी अरब, कुवैत या लीबिया। तो राइट आंसर इस चारों में क्या हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सऊदी अरब। सऊदी अरब में क्या है, एक भी इस देश की सीमा में एक भी नदी नहीं बहती है। आइए और भी देश हैं, लेकिन जो ऑप्शन में राइट आंसर क्या होगा, सऊदी अरब हो जाएगा। आइए प्रश्न संख्या 20 देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 20 में पूछा गया है, श्री सैलम बांध किस नदी पर बनाया गया है। ऑप्शन दिया गया गोदावरी, कृष्णा, तुंगभद्रा या फिर पेन्नार। तो राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कृष्णा, ठीक है। प्रश्न संख्या 20 हम लोग देख रहे हैं। तो श्री सैलम बांध कृष्णा नदी पर कुर्नूल जिला आंध्र प्रदेश और महबूब नगर तेलंगाना जिलों के मध्य अवस्थित है। यह भारत का द्वितीय सर्वाधिक क्षमता वाला जल विद्युत उत्पादक केंद्र है। प्रश्न संख्या 21 देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 21 में पूछा गया है, 1 गीगाबाइट में कितना मेगाबाइट्स होता है, ठीक है, 256, 512, 2048 या 1024। तो राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1024 क्या होता है, मेगाबाइट होता है। 1 गीगाबाइट में 1024 मेगाबाइट होता है। आइए प्रश्न संख्या 22 देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 22 में पूछा गया है, काशी विद्यापीठ वाराणसी की स्थापना किसने की। पुरुषोत्तम दास टंडन, शिव प्रसाद गुप्ता, राजा महेंद्र प्रताप या स्वामी सहजानंद सरस्वती। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, शिव प्रसाद गुप्ता। देखिए महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी की स्थापना 10 फरवरी कब की गई थी, इसकी स्थापना 10 फरवरी 1921 में इसकी स्थापना की गई थी। और कब की गई थी, जब भारत में असहयोग आंदोलन चल रहा था। तो महात्मा गांधी की अपील पे देश के कई क्षेत्रों में विद्यापीठों की स्थापना की गई थी, जिसमें से एक किसकी स्थापना की गई थी, काशी विद्यापीठ की। पहले जब इसकी स्थापना की गई थी उसका नाम था काशी विद्यापीठ, और इसके संस्थापक कौन थे, इसके संस्थापकों में थे शिव प्रसाद गुप्ता और भगवान दास, ठीक है। बाद में 1955 में क्या हुआ, 1995 में इसका नाम बदलकर महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ कर दिया गया। पहले क्या था, पहले सिर्फ और सिर्फ काशी विद्यापीठ था, बाद में इसका नाम बदलकर महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ कर दिया गया। आइए प्रश्न संख्या 23 देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 23 में पूछा गया है कि आरबीआई की जब स्थापना हुई तब इसका केंद्रीय कार्यालय में स्थित था, कहाँ पे स्थित था, बेंगलुरु, पुणे, कोलकाता या मुंबई। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कोलकाता। आरबीआई की स्थापना की बात करें तो आरबीआई की स्थापना 1935 में की गई थी, और किस कमेटी के सुझाव पे की गई थी, हिल्टन यंग कमीशन के सुझावों पर की गई थी। 1935 में की गई थी, 1 अप्रैल, डेट भी याद रखिएगा, 1 अप्रैल 1935 में इसकी स्थापना की गई थी। इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था 1949 में। कब हुआ था, 1949 में। जब इसकी स्थापना हुई थी तो इसका मुख्यालय कहाँ था, हेड क्वार्टर कहाँ था, कोलकाता में था। बाद में इसका हेड क्वार्टर 1937 में, ठीक है, बदल कर कहाँ पे कर दिया गया, मुंबई में कर दिया गया, और ये परमानेंट मुंबई में ही है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 24 देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 24 में पूछा गया है, उच्च पैदावार वाले बीज की किस्में सोनालिका और कल्याण सोना किस फसल से संबंधित है, जौ, चावल, गेहूं या फिर मक्का। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, यह गेहूं की है किस्में हैं,
गेहूँ फसल की किस्में आप लोग को पता है। प्रश्न संख्या 25 देखते हैं। इसमें पूछा गया है कि रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है, मुंबई, चेन्नई, वेलूर मठ या फिर कुंभकोणम। कुंभकोणम। तो राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वेलूर मठ, वेलूर या वेल्लूर मठ। ठीक है, चलिए इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1 मई 1897 में कब की गई थी, 1 मई 1897 किसके द्वारा की गई थी, स्वामी विवेकानंद द्वारा की गई थी। विवेकानंद कौन थे, तो विवेकानंद रामकृष्ण परमहंस के परम शिष्य थे। ठीक है, और फिर क्या होता है कि इसका मुख्यालय कहाँ है, पश्चिम बंगाल के वेल्लूर मठ में स्थित है। अगर हम लोग रामकृष्ण मिशन की बात करें तो वेदांत की हिंदू विचारधारा में यकीन रखता है। प्रश्न संख्या 26 देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 26 में पूछा गया है पाल वंश का पहला शासक कौन था, यानी कि संस्थापक कौन था, देवपाल, रामपाल, गोपाल या महिपाल। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गोपाल। गोपाल क्या है, गोपाल पाल वंश का प्रथम शासक यानी कि इसका संस्थापक है। प्रश्न संख्या 27 देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 27 में पूछा गया है शतरंज की ग्रांड मास्टर होने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी, आरती रामास्वामी, हम्पी कोनेरू, एस विजयलक्ष्मी या कृतिका नादिग। तो राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एस विजयलक्ष्मी। ठीक है, भारतीय महिला शतरंज चैंपियनशिप की शुरुआत की बात करें तो उसकी शुरुआत हुई थी 1974 में, 1974 में। और एस विजयलक्ष्मी क्या थी, एस विजयलक्ष्मी पहली भारतीय महिला थी शतरंज की ग्रांड मास्टर होने वाली। भारत सरकार ने इन्हें अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित भी किया था। ठीक है, प्रश्न संख्या 28 देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 28 में पूछा गया है भारत में 30 जनवरी को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है, पितृ दिवस, शहीद दिवस, शिक्षक दिवस या फिर मातृ दिवस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शहीद दिवस। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, शहीद दिवस। शहीद दिवस प्रतिवर्ष 30 जनवरी को महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर मनाया जाता है। आप लोगों को पता है कि 30 जनवरी 1948 में क्या हुआ था कि दिल्ली में नाथूराम गोडसे जी के द्वारा महात्मा गांधी की हत्या कर दी गई थी, गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। आइए प्रश्न संख्या 29 देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 29 में पूछा गया है भारत की पहली महिला ओलंपिक विजेता का ओलंपिक खिताब, यहाँ खिताब हो जाएगा, आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा, खिताब विजेता का नाम बताइए, पीवी सिंधु, साइना नेहवाल, मैरी कॉम, कर्दम मल्लेश्वरी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कर्दम मल्लेश्वरी। देखिए कर्दम मल्लेश्वरी भारत की पहली महिला भारोत्तोलक है, वेट लिफ्टर है। इन्हें अर्जुन पुरस्कार, राजीव गांधी खेल रत्न एवं पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया है। प्रश्न संख्या 30 देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 30 में पूछा गया है पैठन जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है, तमिलनाडु, गुजरात, आंध्र प्रदेश या फिर महाराष्ट्र। राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में भी किस नदी पर यह स्थित है, तो गोदावरी नदी पर स्थित है। किस पे, गोदावरी नदी पर। आइए प्रश्न संख्या 31 देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 31 में पूछा गया है भारत के पिकासो के तौर पर किसे जाना जाता है, मकबूल फिदा हुसैन, मोहम्मद फिदा हुसैन, मकबूल फजल हुसैन या फिर मोहम्मद फजल हुसैन। तो इन चारों में राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मकबूल फिदा हुसैन। देखिए मकबूल फिदा हुसैन को भारत सरकार ने 1966 में पद्मश्री, 1973 में पद्म भूषण तथा 1991 में पद्म विभूषण सम्मानित किया था। बाद में इन्होंने कतर की नागरिकता ले ली थी, यानी कि कतर की नागरिकता इन्होंने स्वीकार कर ली थी। आइए प्रश्न संख्या 32 देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 32 में पूछा गया है भारतीय कपास अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, हैदराबाद, नागपुर, हरियाणा या फिर पंजाब। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नागपुर। नागपुर में क्या है, भारतीय कपास अनुसंधान संस्थान। प्रश्न संख्या 33 देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 33 में पूछा गया है पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था, आत्मनिर्भरता, औद्योगिक विकास, आर्थिक विकास या फिर कृषि विकास। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कृषि विकास। प्रथम पंचवर्षीय योजना की बात करें तो इसका समय काल कब से कब तक है, 1951 से 56 तक। ठीक है, क्योंकि अभी भी हमारा देश आज़ाद हुआ था और यहाँ पे खाद्यान्न की बहुत कमी थी, तो इसमें क्या होता है जो पूरा फोकस था किस पे था, खाद्य उत्पादन में आत्मनिर्भरता पे, और इसको प्राप्त भी करना था। इसलिए इस पंचवर्षीय योजना में कृषि को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी। आइए प्रश्न संख्या हम लोग 34 देखते हैं। प्रश्न संख्या 34 में पूछा गया है भारतीय संविधान के प्रस्तावना में उपयोग किए गए शब्द समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष क्या थे। ठीक है, मूल प्रस्तावना के भाग थे या
29वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे, या फिर 42वें संविधान संशोधन द्वारा शामिल किया गया था, या फिर इन्हें 44वें संविधान संशोधन द्वारा शामिल किया गया था। तो राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 42वें संविधान संशोधन द्वारा उन्हें शामिल किया गया था। और 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976 में। ठीक है, क्योंकि अगर अब आप लोगों को पता होगा कि यह भारतीय संविधान के मूल प्रस्तावना में शामिल नहीं था। क्या नहीं शामिल था? समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष शब्द। आइए प्रश्न संख्या 35 देखते हैं। यहाँ पर पूछा गया है कि लोकसभा के 2 सत्र के बीच अधिकतम कितने समय का अंतर होता है? 6 माह, 3 माह, 2 माह या 1 वर्ष? तो आप सभी लोगों को पता है इसका जवाब क्या होता है। इसमें 6 माह का अंतर होता है, यानी 2 सेशन के बीच में मैक्सिमम कितना डिफरेंस होना चाहिए? 6 माह, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आइए प्रश्न संख्या 36 देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 36 देखते हैं। इसमें पूछा गया कि भिलाई, दुर्गापुर तथा राउरकेला के इस्पात संयंत्रों की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? तो राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन दिया गया दूसरी, चौथी, पाँचवीं या फिर छठी। तो राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, दूसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत इन सभी इस्पात संयंत्रों की स्थापना की गई थी। और दूसरी पंचवर्षीय योजना का समय क्या है? 1956 से लेकर के 1961 तक। ठीक है, 61 तक है। और ये किन किन देशों के सहयोग से किया गया था? तो देखिए, ये भिलाई हो गया, ये हिंदी में लिख देते हैं, रूस। दुर्गापुर हो गया, दुर्गापुर जर्मनी के सहयोग से। और राउरकेला की बात करें तो राउरकेला किसके सहयोग से इसकी स्थापना की गई थी? ब्रिटेन के। ठीक है, ब्रिटेन के। तो भिलाई रूस, दुर्गापुर जर्मनी, राउरकेला ब्रिटेन, इनके सहयोग से यहाँ पे इस्पात संयंत्रों की स्थापना द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत की गई थी। आइए प्रश्न संख्या 37 देखते हैं हम लोग। 37 में पूछा गया है कि भारतीय संविधान में वो कौन सा अनुच्छेद है जिसके द्वारा भारत का राष्ट्रपति राज्य का प्रशासन अपने हाथों में ले सकता है? ऑप्शन दिया गया अनुच्छेद 326, अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356 या फिर अनुच्छेद 355। तो राइट आंसर इसके बारे में हम लोगों ने अभी पिछले प्रैक्टिस सेट में भी देखा था, जब वहाँ पे हम लोगों ने बात किया था कि भारत में कितने बार के आपातकाल लगाए जा सकते हैं। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर इसमें ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अनुच्छेद 356 यानी आर्टिकल 356। ठीक है। आइए प्रश्न संख्या हम लोग 38 देखते हैं। प्रश्न संख्या 38 में क्या पूछा गया है? नगद आरक्षण अनुपात तथा खुले बाजार की संक्रियाओं में विचरण, संक्रियाओं मतलब ऑपरेशन है, किसके साधन है? बजटीय नीति, व्यापार नीति, राजकोषीय नीति या फिर मौद्रिक नीति? मौद्रिक मतलब मॉनेटरी पॉलिसी। तो राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मॉनेटरी पॉलिसी। देखिए, नगद आरक्षण अनुपात तथा खुले बाजार की संक्रियाओं, जो ऑपरेशन होता है किसके अंग होते हैं? और मौद्रिक नीति के अंग होते हैं। इसकी नीति के अंतर्गत RBI क्या करती है? इस नीति के अंतर्गत RBI करती है, इन सभी साधनों का इस्तेमाल करके RBI अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति को नियंत्रित करता है। आइए प्रश्न संख्या 39 देखते हैं हम लोग, 39। इसमें पूछा गया है कि पंचायती राज प्रणाली पहले किन 2 राज्यों में लागू की गई थी? आंध्र प्रदेश और राजस्थान, असम और बिहार, अरुणाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश या फिर पंजाब और चंडीगढ़? तो राइट आंसर सबको पता है कहाँ कहाँ किया गया था, राजस्थान और आंध्र प्रदेश में। आइए प्रश्न संख्या 40 देखते हैं, जो आज के इस प्रश्न पत्र का प्रैक्टिस सेट का अंतिम प्रश्न है। इसमें पूछा गया है, निम्न में से कौन सी जनजाति सिक्किम की है? अंगामी, भूटिया, गोंड या चेंचू? तो राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा? राइट आंसर इसमें ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भूटिया। ठीक है। सिक्किम में भूटिया, लेप्चा और नेपाली लोगों की 3 जनजातियाँ पाई जाती हैं। तीन जनजातियाँ समूह पाई जाती है। बात करें अंगामी की, तो अंगामी कहाँ कहाँ पाया जाता है? अंगामी जनजाति आपका पाया जाता है कोहिमा और नागालैंड के दीमापुर जिलों में। गोंड की बात करें तो गोंड कहाँ कहाँ पाया जाता है भारत में? तो मध्य एवं दक्षिण मध्य भारत में यह जनजाति पाई जाती है। और चेंचू की बात करें तो चेंचू किन की राज्यों में पाया जाता है? यह आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक और उड़ीसा राज्यों में, इत्यादि राज्यों में पाया जाता है। तो ये आज के 40 महत्वपूर्ण प्रश्न थे। अगर अभी तक आप लोगों ने इसके पिछले प्रैक्टिस सेट को नहीं देखा होगा, क्योंकि ये 5वां प्रैक्टिस सेट है, तो आप लोग प्लेलिस्ट में जा करके अभ्यास सीरीज 1, 2, 3, 4 सभी को देख सकते हैं और अपने परीक्षा को एक मजबूत आधार प्रदान कर सकते हैं और अपनी तैयारी को। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।